अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। 31 अगस्त, बस अगले चंद घंटों बाद ये मोहलत पूरी दुनिया के सामने खत्म होती नजर आएगी। एक मुल्क जहां अब तालिबान का राज है, जर्रे जर्रे पर उनके लड़ाकों का कब्जा है, उस मुल्क के नसीब में क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है और हमने इस सवाल को नाम दिया है डेड टाइम। डेड टाइम इसलिए क्योंकि 31 तारीख को यह वक्त समाप्त हो रहा है, मतलब 30 की रात 12 बजे के बाद उल्टी गिनती शुरू। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में हम पूछेंगे कि बम बारूद जिसका उसूल है, वो तालिबान कैसे दुनिया को कबूल हो सकता है? देखिए ये वक्त कैसे घटता जा रहा है। अब 5 घंटे 59 मिनट 4 सेकंड 3 2 1 ये वक्त कम होता जा रहा है और अब वो तारीख आएगी जिसके आने भर से पूरा अफगानिस्तान थर्रा उठता है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, वैसे वैसे हर अफगानी मुल्क छोड़कर भागने की हर जुगत में लगा है। क्यों, ये बताऊं उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ। हर हाल में अफगानिस्तान से भागने के लिए युक्ति करते लोग। ईरान अफगान बॉर्डर पर भागते दिखे सैकड़ों लोग। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं लोग। अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त खौफ। तो लोग किसी भी तरीके से इस जगह को छोड़कर निकल जाना चाहते हैं, पहाड़ी पार करके ईरान चला जाना चाहते हैं, किसी और पड़ोसी मुल्क में चले जाना चाहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। यहां देखिए जरा, इस हुजूम को देखिए। ये हुजूम उस पहाड़ी के पार जाने की कोशिश में है जहां से वो ईरान के अंदर एंटर हो जाएगा और उसके बाद वो खुद को महफूज महसूस करेगा। इस्लामिक एमिरेट्स कहने वाला ये जो तालिबान है, अब उस जगह को इस्लामिक एमिरेट्स कह रहा है, वहां से इस्लाम के ही मानने वाले ये लोग ईरान की तरफ जाकर खुद को महसूस कर रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हम माफी देंगे, लेकिन जरा सोचिए, ऐसे तालिबान पर भरोसा कर रहे हैं क्या लोग? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तालिबान राज में जान के लिए मोहताज लोग आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर, इस सब से हटके एक मुल्क बड़ा खुश नजर आ रहा है। यह मुल्क खुश क्यों नजर आ रहा है और उसने क्या कहा है, वो जान लेना बड़ा आवश्यक है। मसलन यहां आप देख लीजिए, यहां आपको एंकर के पीछे एक बंदूकधारी नजर आएगा और यहां पर बंदूक के साए में हर कामकाज चलता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर आपने वो स्थितियां भी देख ली होंगी जहां लोग ये कह रहे हैं कि यहां अगर बंदूक, मसलन जब हमने तालिबान के प्रवक्ता से बात की और हमने ये पूछा कि इंटरमिटेंट फायरिंग आप क्यों कर रहे हैं एयरपोर्ट में, अब भी क्यों हो रही है फायरिंग, तो उन्होंने कहा कि हम खवातीनों को वहां से जाने के लिए कह रहे हैं और ये हमारा तरीका है, क्योंकि हमारे जो गार्ड्स हैं वो हाथ नहीं लगाते खवातीनों को, इसलिए हम फायरिंग करके उनको। अब आप सोचिए, जहां बात बात में फायरिंग हो रही हो, वहां लोगों को क्या नजर आएगा, क्या सोचेंगे, वो अपनी हिफाजत को लेकर क्या सोचेंगे। अगर आप हाथ में बंदूक लेकर किसी से यूं ही बात करें तो उसके दिल में क्या होता है, और अगर आपके हाथ में बंदूक होना, लॉन्चर होना आपकी रवायत का हिस्सा हो तो आप क्या महसूस करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर कोई यह सोच रहा है कि कितनी जल्दी यहां से हम निकल जाएं। हालांकि हमने जब इस बारे में तालिबान से कहा कि क्यों इतने सारे लोगों की भीड़ बाहर निकलने के लिए बेकरार है, अगर आप उनको उनके जानो माल की हिफाजत की गारंटी ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है, दूसरी जगहों का प्रोपेगेंडा है, मतलब आंखों से दिखती हुई वो भीड़ भी प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस सब के बीच एक मुल्क बहुत खुश है, जैसा हमने आपको बताया, और वो मुल्क जाहिर है पाकिस्तान है। हम आपको बताएंगे क्यों खुश है, हम ये भी समझाएंगे कि इस खुशी से पाकिस्तान किस हद तक गुजर गया है। लेकिन सबसे पहले हमारे आज के बेहद खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। हमारे आज के बेहद खास मेहमान हैं योगेश सेन।
योगेश अफगानिस्तान में ये भयावह मंजर अपनी आंखों के आगे देखकर आए हैं कि तालिबान कर क्या रहा है वहां। क्या तालिबान वाकई लोगों से इंसानियत से पेश आ रहा है? नेटो फोर्सेस के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में और नेटो फोर्सेस का जो काबुल में बेस है वहां पर वो रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 55 घंटे सोया नहीं। उनको किसी तरीके से कतर ले जाया गया। कतर से वो फिर 22 तारीख को यहां पहुंच पाए, मतलब वहां से 17 तारीख को निकले, 22 को पहुंचे और 22 को कतर से यहां पहुंच पाए। और उन्होंने कहा एक घंटे लग रहा था कि अब क्या होगा। और अगर एक महफूज बेस में मौजूद योगेश को यह लग रहा था तो वहां आम अफगानियों को क्या लग रहा होगा। योगेश के साथ हम बात करेंगे, उनसे हम बात करके समझेंगे और आपको भी बताएंगे कि एक्चुअली वहां मंजर क्या है और क्या वाकई जिस बात को तालिबान प्रोपेगेंडा का नाम दे देता है उसको अगर वो वाकई वहां हुकूमत करना चाहता है तो क्या उसको रिव्यू नहीं करना होगा अपने रवैये को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश के साथ बातचीत करेंगे। योगेश, बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे विशेष शो अड़ी में आए, आपने इसके लिए वक्त निकाला। अब आप ठीक हैं और अब आप सेटल हो गए, अब आप इत्मीनान से हैं? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मुल्क में आने के बाद में। वहाँ का जो वो मंजर था वो तो आउट ऑफ ही लग रहा था कि यहाँ से जिंदा भी निकल पाना मुश्किल था, नामुमकिन लग रहा था। अच्छा बताइए जरा क्या हुआ 15 तारीख की सुबह जब आप सोकर उठे, उसके बाद पूरा दिन कैसे गुजरा? और आप कह रहे हैं आम अफगानियों पर आपने एट्रोसिटीज होते देखी हैं। आप वहां बेस कैंप में मौजूद थे तो आम अफगानियों तक कैसे पहुंचे, कैसे देखा आपने एट्रोसिटी? जी सर, वहाँ पे क्या कि हम लोग तो बेस में काम करते, लेकिन जो आम पब्लिक वो एकदम भयंकर रूप से डरी हुई थी वहाँ पे। तो आम आदमी क्या कि रनवे के अंदर तक वो लोग आ गए थे कि जैसे भी अपन ये यहाँ से कैसे निकले। इनके सामने वही था, भूख प्यास की किसी को कुछ चिंता नहीं थी, किसी को ये नहीं था कि क्या होने वाला है। मतलब मंजर ये इतना भयावह हो गया था कि बच्चों के चीखने की आवाजें आ रही थी, उधर से साइड से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। तो एकदम मतलब अपने बच्चों को और महिलाओं को लेकर वो लोग निकल आए थे और यहाँ तक कि आप जो बता रहे हैं बेस कैंप के आसपास भी वो दिखाई दे रहे थे। जी सर, वो बिल्कुल रनवे के ऊपर आ गए थे वो लोग। तो इनमें से किसी से आपकी बात हुई जो आपकी भाषा समझता हो या अंग्रेजी में आपसे संवाद हुआ हो और किसी से आपने ये पूछा कि ये तो इस्लामिक एमिरेट्स बनने जा रहा है, इस्लाम को और तरीके से यहाँ लागू करने के बारे में कहा जा रहा है कि हम लागू करेंगे, फिर आपको किस बात का डर है, ये पूछा क्या आपने? नहीं सर, ये तो एक्चुअली में क्या है कि हम लोग पूछ नहीं सकते, वहाँ क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होता है हम लोगों का। अच्छा। लेकिन क्या कि हम लोग देख सकते हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, वहाँ बिल्डिंग से पूरा मंजर दिख रहा था साफ। तो तालिबानी क्या कर रहे थे उनके साथ, मतलब उन महिलाओं, बच्चों और आदमियों उनको उनके मतलब हमने खुद से आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन बाहर के जो लोग हमारे साथ जाने वाले थे साथ में, उन लोगों ने अपना वो दर्शन पूरा बताया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब किसी को ये नहीं पता कि कौन घर पे किसको छोड़ के आ रहा है। बच्चों की चीखने की आवाज आ रही थी, औरतों की, लड़कियों की, सबकी हालत खराब हो रही थी। हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि मैं कब यहाँ से काबुल से निकलूं, कब यहाँ से अफगानिस्तान छोड़े। तो क्या हुआ एक्चुअली, वो लोग डर गए थे और डर और बौखलाहट में उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया या उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे इसलिए वो भागना चाह रहे थे वहां से? जी सर, दोनों ही काम हो रहा था। डर भी रहे थे, आम पब्लिक डर भी थी और कुछ आदमी के साथ अत्याचार भी हम देख रहे थे, क्योंकि वहां पे जब हम लोग कतर के लिए रवाना हो रहे थे तो बहुत आदमी लोग हमारे को ये बता रहे थे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है करके। तो आप उस एयरक्राफ्ट में जिसमें आप मौजूद थे उसमें आपके साथ वो लोग भी मौजूद थे, तो क्या बता रहे थे वो आपको? जी सर, कुछ लेडीज थी, वो उनकी मतलब रो रो के उतनी हालत खराब हो रही थी कि एटलीस्ट हम लोग को भी इंटरफेयर करना पड़ा कि आप लोग मत करो, सब ठीक होएगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सबको खौफ ये था, कोई किसी को भाई को छोड़ रहा था, कोई बच्चे को छोड़ के आ रहा था, कोई अपने पेरेंट्स को विदा हो रहा था। मतलब उनको यही नहीं था कि अपन किस किस को छोड़ रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं। हर आदमी को कोशिश यही थी उनकी कि हम लोग बस बच के यहाँ से निकले। और फिर जब आप कतर गए वहां पर भी ऐसे लोगों की बहुतायत रही होगी जो वहां से वहां पहुंचे होंगे कतर और उनको अपने कंसर्न्ड कंट्रीज में ले जाया जा रहा होगा। तो वहां तक जाते जाते जब अब फिर आप यहाँ के लिए रवाना हुए, क्या बातें हुई खास तौर से जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? जी सर, वो यही बता रहे थे कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है परिवारों में। मतलब लोग तालिबान उनके घर में जा जाके मतलब मार रहे हैं उनको, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, औरतों पे, बच्चियों पे। मैं आपसे ये भी समझूंगा कि वो आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, किन लोगों पर एट्रोसिटीज हो रही है और किन लोगों को वो छोड़ रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये भी जरा बताइएगा। मैं आपके पास आता हूं, योगेश बने रहिए हमारे साथ। योगेश हमारे साथ बने हुए हैं, योगेश सेन, जो कि वहां
नेटो के एयरबेस में मौजूद थे और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से लोग भागते हुए वहां रनवे तक पहुंच गए थे, क्योंकि वो अपने घरों में रुकना अब महफूज नहीं समझ रहे थे। एक और अहम खबर आ रही है, वो आपको बता दें, ISIS-K ने काबुल में रॉकेट से हमले की जिम्मेदारी ली है। काबुल एयरपोर्ट पर 6 रॉकेट दागने की जिम्मेदारी ली। रॉकेट अटैक पर ISIS-K का दावा निशाना कामयाब रहा। ISIS-K का दावा निशाना सटीक रहा। ISIS-K ने जिम्मेदारी ली। और आप देख रहे हैं अब तालिबान के साथ इंसानियत के लिए एक दूसरा चैलेंज। ISIS-K जिसने काबुल एयरपोर्ट में वो लोग जो पहले ही परेशान हैं, पशेमान हैं, किसी तरीके से अपनी जिंदगी बचाकर वहां से जाना चाहते हैं, उन पर रॉकेट से हमले, और वो कह रहा है कि हमने जो हमला किया वो सटीक भी रहा। हम समझना ये चाह रहे हैं कि जैसे ही ये 30 तारीख समाप्त होती है, 31 तारीख लगती है, कहा तो ये जा रहा है कि 90 से ज्यादा देशों के साथ करार किया गया है और तालिबान ने यह कहा है कि हम उसके बाद भी संबंधित व्यक्तियों को जाने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान ने यह भी स्पष्ट किया था कि 31 तक निकल जाओ वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। एक्चुअली क्या एम्बिग्विटी है, क्या इसमें कोई असमंजस है क्या स्थिति में, या चीजें बहुत स्पष्ट हैं? कैसे देख रहे हैं हमारे मेहमान, और तालिबान के कहे हुए पर क्या भरोसा किया जा सकता है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DGMO रहे हैं, वो DGMO के तौर पर भी उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो वो स्थितियां और बेहतर जानते हैं। विवेक काटजू, पूर्व राजनयिक, खास तौर से अफगानिस्तान में 2 दशक से ज्यादा काम करने का अनुभव है उनको। कमर आगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सादिक अल फारूक, नेता है PMLN के, हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और योगेश से मैं आपको मिलवा ही चुका हूं, जो कि इस समय राजस्थान में है, सीकर में, लेकिन अफगानिस्तान से किसी तरह से लौटे हैं और वो बता रहे हैं कि वहां आम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। सबसे पहले मैं भाटिया साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वहां पर अब सलवार कमीज उतारकर वर्दियां पहननी हैं तालिबान के लोगों ने। किधर जा रही हैं स्थितियां? दिनेश, ये स्थिति तो बहुत नाजुक है। वहां पर काफी क्योस है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उधर काबुल में और अफगानिस्तान में। खास तौर से तालिबान जो है एक जिसको कहते हैं रैग टैग ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर इंसर्जेंसी का सवाल है, लेकिन गवर्न करना एक चीज तो होता है कि रूल बाय द गन, दूसरा होता है गवर्न बाय द गन। आप रूल तो कर सकते हैं, गन से गवर्न नहीं कर सकते। तो अभी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वहां पर, वो डरे हुए हैं, उनमें डर है, दहशत है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वहां पर डेथ है, डिवास्टेशन है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्थिति वहां पर खराब है और तालिबान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि तालिबान जरूर पाता है, जो उनकी लीडरशिप है वो कहना चाहते हैं कि हम जो है एक नया तालिबान है, ये वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नया तालिबान कुछ नहीं है। जो उनके कार्डर्स हैं वो पुराने हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पुरानी है, जो चाहते हैं अपने शरीयत लॉ वगैरह एनफोर्स करना, रेडिकलाइजेशन, वो पुराना है। और जो गन टॉटिंग जो टेररिस्ट हैं ये तो वहां पर दहशत फैलाएंगे। तो वहां के जो लोग हैं सर, लेकिन ये जो कहा जाता है कि पावर, माओ की ये जो उक्ति है सर, पावर ग्रोज विद द बैरल ऑफ गन, क्या अभी वहां लागू है? और क्या आप, बाकी सब तो ठीक है अपनी जगह है कि आप गवर्न नहीं कर सकते, लेकिन जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। क्या कमर आगा साहब से ये समझने के लिए जाना चाहता हूं। कमर आगा साहब, कुछ और पहलू हैं बड़े महत्वपूर्ण जो आपसे समझना है, उस तरफ मैं जाऊं और वो रिवील करूं, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए आप कि तालिबान क्या चेंज हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है? वो कहाँ से बदल सकते हैं? उनकी आइडियोलॉजी है, वो अपनी जो 20 साल से 25-30 साल से जो उनकी आइडियोलॉजीज है वो ख़त्म कर देंगे और एकदम से वो एक अच्छे तालिबान बन जाएंगे। ये तो अच्छे तालिबान सिर्फ अमेरिका को दिख रहे हैं और तो किसी को दिख नहीं रहे। अब उनको भी दिखना बंद हो गए, जिन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, ट्रीटी साइन की, सब दुनिया भर की बात की, उन्हीं के लोगों ने उनको मार दिया, इतने अमेरिकन सोल्जर को। तालिबान की एक आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, ये एक आज की नहीं है, 100-150 साल से ये आइडियोलॉजी चल रही थी, जिसको वो इम्प्लीमेंट अब उनको मौका मिला है। इससे पहले एक बार मिला था 96 में, अब दोबारा उनको मौका मिला है। वो अपनी आइडिया, अब देखिए
और कि सर उन्हीं ये ने जो कह दिया ये जो लड़कियां- काउंटर हम दिखा रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो काउंटडाउन शुरू हो गया है, 5 घंटे 45 मिनट बचे हैं। अब इसके बाद ये 31 तारीख कितनी महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से तालिबान के लिए, ख़ास तौर से उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ के लोग जहाँ पर अभी तक हैं और बाहर नहीं निकल पाए, ये ज़रा मैं समझना चाहता हूँ। काटजू साहब के पास होकर आपके पास वापस आता हूँ। विवेक काटजू साहब, तालिबान क्या करेगा इसके बाद? देखिए, पहली चीज उनकी मानसिकता बहुत मजबूत है और मुझे नहीं लगता है कि उनकी ज़हनियत में इतनी जल्दी फर्क आएगा। लेकिन क्या नीतियां वो अपनाएंगे, इसको अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो नीतियां जो कि 1990 के दशक में उन्होंने पूर्ण रूप से अपनाने की कोशिश करी और लागू करने की कोशिश करी, तो दुनिया उसको स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ तक कि उनके जो इस वक्त उनके साथ जो खड़े दिखते हैं देश और महाशक्तियां हैं, जैसे चीन है, रूस है, पाकिस्तान और ईरान को तो छोड़ दें, वो भी उनको यही सलाह देंगे कि देखिए 1990 का दशक आप फिर से वापस नहीं ला सकते। तो अब हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, महीने, 2 महीने, 6 महीने, कि भाई ये जो अब नई हुकूमत आएगी उनकी वो क्या होगी, बड़ी कैसे इंपॉर्टेंट आगे बात आप कह चलेगी। रहे हैं सर कि इंतजार तो ये तो देखना है। काटजू सर, लेकिन एक बात है कि वो 90 का दशक तो नहीं आ सकता, लेकिन उनके इस चेहरे के बदलाव को ही वजह माना जाता है कि ISIS-K में बहुत सारे लोग शामिल हो गए उनको छोड़कर। तो क्या जब वो खुद को बदलेंगे तो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बदलेगी, और अगर ये होगा तो क्या वो तालिबान रह जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। लेकिन एक अहम खबर बताकर मैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं हमारे साथ शशांक जी भी जुड़ रहे हैं, पूर्व विदेश सचिव, बहुत स्वागत करता हूं सर। लेकिन इससे पहले कि उनके पास जाऊं, यह अहम खबर बता दूं, आतंक पर तालिबान राज की पोल खोल देने वाली तस्वीर। अलकायदा का बड़ा लीडर अमीन अल हक नंगरहार लौटा। उसामा का सिक्योरिटी इंचार्ज था अमीन अल हक। तालिबानी शासन वापस आते ही नंगरहार लौटा अमीन। और अभी तो आप बहुत सारी ऐसी वापसियां, लेकिन उतनी उससे बल्कि कई गुना ज्यादा वहां से निकलने को बेकरार लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन यहां आप अमीन उल हक को देख रहे हैं अब, क्योंकि 31 तारीख आ रही है और अब ये जो काउंटडाउन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये लोगों की धड़कनें बढ़ाता जा रहा है जैसे जैसे 31 तारीख बजाएंगे घड़ी के दोनों कांटे। शशांक जी, आपसे समझना चाहता हूं मैं, ये एक्चुअली जो कहा जा रहा है, 90 से ज्यादा देशों ने कहा है कि हमारी बात हुई है और वो सेफ पैसेज देंगे, आने देंगे उसके बाद भी। मतलब तालिबान के कहे हुए पर यकीन किया जा रहा है और तालिबान भी अपना कहा हुआ निभाएगा, ये मानकर चला जा रहा है। तालिबान इस बार कह रहा है कि उनका एक रिटन एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ में। बाकी और देशों के साथ में मैं कह नहीं सकता हूं कि किन किन के साथ में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछली बार उनके पास कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। मेरे ख्याल से शायद चीन के साथ में था कि चीन के अंदर जो है वो किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन और देशों के अंदर कर सकते हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका के साथ में एक एग्रीमेंट किया तो है, लेकिन मेरा इम्प्रेशन ये है कि अरब मुल्कों में अधिकतर वो जो आमने सामने की बात होती है, जो विश्वास पैदा होता है, वो कोई रिटन एग्रीमेंट का कोई इतना मतलब नहीं होता है उनके हिसाब से जनरली। तो ये देखने की बात होगी कि इस बार उन्होंने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है अमेरिका के साथ में, तो उसको वो मानते हैं नहीं मानते। अमेरिका तो जरूर मानेगा, क्योंकि अमेरिका और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करने वाले हैं, तो वो उसमें जो है फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं जब तक कि बिल्कुल वर्ड्स उनके पसंद के ना मिल जाए। लेकिन कई और देश ऐसे क्योंकि हैं मैं कि यहाँ पे उनके कई लिए जगहों वो पर विरोधाभास देख रहा हूँ, oral इसलिए आपसे चीजें ये ना सवाल पूछ रहा हूँ सर। और बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे जो जानते हैं कि उनके लोग वहां पर हैं और यहाँ पर ही कोई समाधान शायद मिल सके। देखिए, अगर जबीउल्लाह मुजाहिद के आप कई बयान देखें और आप सोहेल शाहीन के कई बयान देखें तो कई जगहों पर विरोधाभास मिलता है। मतलब जबीउल्लाह मुजाहिद ने कश्मीर को लेकर कहा जो वो सोहेल शाहीन के बयानों में अलग है। सोहेल शाहीन ने कहा हम अंदर दखल नहीं देंगे, वो उनका अपना मामला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में जो है वो अपना रवैया बदलना चाहिए हिंदुस्तान को। दूसरा एक और मामला ये कहा गया, सोहेल शाहीन ने कहा 31 तारीख के बाद हम किसी तरह का अटैक अमेरिका का अपनी धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि जबीउल्लाह मुजाहिद ने पहले ये कह दिया कि यहां पर इस तरीके से रॉकेट छोड़ना ये हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। तो यहां क्या कोई विरोधाभास भी है? विरोधाभास जैसे विवेक काटजू साहब ने कहा और भी आपके पैनलिस्ट ने कहा है कि विरोधाभास इसलिए है क्योंकि अभी वहाँ पे सरकार पूरे तरीके से बन नहीं पाई है। वो खाली इस्लाम के मसले पर एक हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि ISIS के
मानता है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट करके एक तरीके से धोखेबाजी करती है और इस्लामिक ग्रुप्स के साथ में। तो इसलिए वो अब बात मानने की ये है कि पाकिस्तान पीछे से इनके साथ में लगा रहा है हमेशा से। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे अब आपने लोगों ने बोला है कि चीन, रूस और ईरान भी कुछ ये अमेरिका के साथ में उनके इस तरह के रिश्ते रहे हैं। ठीक है। कि वो सोचता है कि अफगानिस्तान में जो भी कोई हालात बनते हैं वो कम से कम अमेरिका के निकलने से तो अच्छे हैं। अमेरिका के निकलने से अच्छे हालात। कुछ आगे बात बनेगी तो शशांक जी, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ सादिक अल फारूक साहब जुड़े हुए हैं, नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सादिक अल फारूक साहब, लिखे हुए पर, कहे हुए पर भरोसा करे ना दुनिया उनके? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा नाम सिद्दीक अल फारूक है। सिद्दीक अल फारूक कराइए, नाम सही कराइए प्लीज। जी सिद्दीक साहब कहिए। मैं आपसे अर्ज करूंगा, 2-3 दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुई और अभी तालिबान की अपनी हुकूमत भी पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए, एस्टैब्लिश नहीं हुई। हालात जब पूरी तरह से काबू में आ जाएंगे तो हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 42 साल 79 से लेके अब तक तालिबान के 3 साल छोड़ दें, इस कौम के हालात कितने तबाहकुन रहे हैं। USSR का अटैक, उस वक्त इंडिया USSR के साथ था, फिर अमेरिका और इत्तेहादी फौजें आईं, फिर भारत भी यहाँ मौजूद था काबुल में, फिर ये सारी बातें, और उसके बाद जो तजुर्बा उस वक्त तालिबान का था जिसमें कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सोसाइटी को ड्रग फ्री कर दिया था। सारा असलहा यानी आर्म्स सोसाइटी से ले लिए थे, अदालतें बेहतर काम करने शुरू कर दी थी। ख़वातीन के हवाले से कुछ उनसे गलतियां हुई और अब तो यूनिवर्सिटियां खुल गई। अब उन्होंने जो ऐलान किया है आम माफी का, आप रेस्ट एश्योर, मैं कोई तालिबान का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन वो इस पर अमल करेंगे। चलिए, ये बड़ी बात आपने कही कि उन्होंने जो कहा है उस पर अमल करेंगे, लेकिन साथ में एक जो पहले अभी धमकी दी गई थी सर, उसके मायने भी हमको समझना है, वो भी समझाइएगा अगर आप समझा सकते हैं। कमर आगा साहब का रुख करता हूँ, मैं आता हूँ सर आपके पास। सिद्दीक साहब आता हूँ। सिद्दीक साहब थोड़ा वक्त दीजिए, मैं फिर आता हूँ आपके पास। ये अहम खबर बता दूं और उसके बाद अपने मेहमानों को रुख करता हूँ। तालिबान ने अमेरिका को आंख दिखाई है। 31 अगस्त के बाद हमला बर्दाश्त नहीं। ड्रोन हमले को लेकर तालिबान की चेतावनी। काबुल एयरपोर्ट पर उल्टी गिनती शुरू। अब भी हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद। अमेरिका का वादा 300 फंसे लोगों को निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों तरह की बातें हो रही हैं और यह भी बात हो रही है कि जो कहा है वो निभाया जाएगा। कमर आगा साहब, आपका अंदाजा? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कमर आगा साहब के सिग्नल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। विवेक काटजू साहब इस बीच इशारा कर रहे थे कुछ कहने के लिए। विवेक सर। देखिए, जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त कह रहे हैं ड्रग्स के निस्बत, अफीम के निस्बत, वो मुझे लगता है उसमें हिस्टोरिकली सही नहीं है। इतिहास की पढ़ने से जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि 1990 के दशक में जब तालिबान ने अफीम की खेती पर रोक लगाई थी, तो इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि अफीम को खत्म कर दें अफगानिस्तान में। वो इसलिए लगाई थी क्योंकि मार्केट में, अफीम के बाजार में अफीम के दाम बहुत गिर गए थे, तो वो करेक्टिव था। दूसरी चीज, इस 20 सालों के दौरान में ये जानकार ये भी जानते हैं कि तालिबान ने और तालिबान के पीछे जो लोग हैं उन्होंने अफीम से फायदा उठाया है, अफीम के धंधे से फायदा उठा के तालिबान की मदद की है, फाइनेंशियल मदद की है। इसमें कोई ये किसी से बात ये छुपी नहीं है। तो आज के दिन हमारे पाकिस्तानी दोस्त ये ना कहें कि पाकिस्तान कि तालिबान जो है वो अफीम से उनका कोई नाता नहीं रहा है, बड़ा गहरा नाता रहा है अवैध अफीम से तालिबान का। ठीक है, ये कई चीजें ऐसी है। तो ये क्या अब तब्दीली है या ये इंटरनेशनल मार्केट में अब अफीम को लेकर जो सिचुएशन है उस हवाले से ये भी समझूंगा। लेकिन पहले
अब ये समझ लें, क्योंकि ये काउंटर आप लगातार देख रहे हैं, ये काउंटडाउन लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है। इसको लेकर पहले हम क्लियर हो जाना चाहते हैं कि एक्चुअली होने क्या वाला है। सारे लोग इवैक्यूएट नहीं किए जा सकते, खासतौर से वो लोग जो अमेरिका और अलाइड फोर्सेस के सिंपैथाइजर्स रहे हैं या उन्होंने फैसिलिटेट किया है कभी उनकी काम करने को वहां पर, और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। जाहिर है वो वहां के आम लोग हैं, लेकिन अभी डरे हुए हैं। इवैक्यूएशन को लेकर उनके संदर्भ में स्थिति कैसी समझी जाए, यह भी समझना बहुत अहम है। योगेश जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं, ऐसे लोगों के बारे में क्या तय हो रहा है, क्या बात हो रही है? और ये जो मैंने आपसे पूछा था, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये हमारे बीच का है, ये हमारे बीच का नहीं है? सर, आइडेंटिफाई तो देखो करना ये मुश्किल है कि ये अपने बीच के हैं कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो लोग विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो लोकल लोग, उनको जरूर ऐसे सुनने आ रहे कि वो उन लोगों के साथ जरूर अत्याचार कर रहे हैं वो लोग। तो ये और वो भी लोग उनमें से ज्यादा, ये आइडेंटिफिकेशन जाहिर है कि मुश्किल है। और ये अगर ये सामान्य समझ कह रही है और आपने वहां के हालात देखे हैं, आप भी ये कह रहे हैं, तो जरा अपने मेहमानों से, एक्सपर्ट से भी ये पूछ लेता हूं मैं। विनोद सर, ये आइडेंटिफाई करना, ये डिमार्केट करना कि ये किस तरह का आदमी है, ये अब ये आम माफी दे दी गई, अब ये हमारा आदमी है, या इसने कभी अमेरिका को मदद की थी, हमारा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें पर्सनल वेंजेंस भी आता है। लेकिन कहा जाता है, ये रिपोर्ट्स है कि अमेरिका जब वहां से विड्रॉ किया तो ना बायोमेट्रिक्स के पूरे वहां पर छोड़ दिए हैं। तो उस बायोमेट्रिक्स में और आइडेंटिफिकेशन है, जो 20-25 हजार लोग जो अमेरिका की मदद कर रहे थे, तो उनके बायोमेट्रिक्स वहां पर है। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ, जो तालिबान है वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक संस्था, ऐसी संस्था नहीं है जहां पर एक हुक्म हो ऊपर से और वो हुक्म चले। जो लीडरशिप वो चाहती है, जरूरी बात नहीं है कि जो उनके कार्डर है वो मानेंगे, वो नहीं मानेंगे उस चीज को। तो वहां पर काफी सारा हम अभी शुरुआत देख रहे हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ कि वहां पर एक सिविल वॉर जैसी हालत होने वाली है अगर गवर्नेंस जो है वो ठीक नहीं आती। अभी तक तो 15 दिन होने को आ गए, अभी गवर्नमेंट बनने का कोई वो निशान नहीं है वहां पर, क्योंकि पंचशील मुखछोड़ चल रहा है। वहां पर वॉर लॉर्ड्स हैं, जो लॉयल्टी है वो देश को नहीं है, लॉयल्टी वहां पर उनको ट्राइब्स को, ट्राइबल लॉयल्टीज है वहां पर। तो बहुत सारे सिचुएशन है, वहां पर देखना पड़ेगा। आई होप वहां पर ये ना हो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी उम्मीद है कि ना हो, पर शांति होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तो टेररिस्ट ग्रुप बहुत ज्यादा है वहां पर, तालिबान ही नहीं है, टीटीपी है वहां पर, लश्कर है, जैश है, आईएसआईएस है, अल-कायदा है, तो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में इनका अपना एजेंडा होगा। मुझे अपने एजेंडे के लिए अपने पावर्स जो स्ट्रगल है वहां चलेगी, और इसका जो असर होगा वो काबुल में नहीं। वो कंट्रीज जो स्टेट के तौर पर तस्वुर दे रहे हैं, जो सर वो कंट्रीज जो मानने लगी हैं स्टेट के तौर पर, जो नजरिया अपना बहुत तेजी से बदल रही हैं, वो आप कह रहे हैं देखिए अभी तो सरकार भी नहीं बनी, अभी तो वहां पर कई तरह के रेजिस्टेंस हैं और अभी हो सकता है सिविल वॉर की नौबत आए, लेकिन उससे पहले स्टेट के तौर पर उसको तस्लीम करने की ये जो होड़ और दौड़ है, उसको समझना चाहता हूं मैं शशांक जी से। एक प्रकार से बहुत देश चाहते हैं जिनके साथ काम करने वाले वहां रहे हैं या जो अपना इन्फ्लुएंस वहां बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर अभी हाल में सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं तो उम्मीद है कि जो भी तालिबान का ग्रुप वहां पे बनता है वो उनके फेवर का होगा। और ख़ास करके जैसे पाकिस्तान का मसला है, उन्होंने इतनी मदद करी है तालिबान के कई ग्रुप्स की और भी कई इस्लामिक ग्रुप्स की वहाँ पर, तो वो चाहते हैं कि वो जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके कंट्रोल में रहें। और तालिबान जो है अगर किसी तरीके से अमेरिका के वेपन सिस्टम्स को शेयर करना चाहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, तो वो पाकिस्तान के थ्रू करा जाए, तो पाकिस्तान का वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है ज़बरदस्त बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है। तो कई देशों का अलग अलग रवैया है। चीन का ये है कि उनको लॉन्ग टर्म में अपना इंटरेस्ट है कि भाई ये जो है चीन के कई इलाकों में जहाँ पे वो दिक्कत पहुँचा सकते हैं वो ना करें। रूस का भी यही मसला है। दूसरा जो सुपर पावर गेम चलता रहता है, तो उसकी वजह से भी ये लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान में, तो फिर इन लोगों को एक लाइन में ये कहना चाहिए सर कि वहां जो भी आ जाए, जो भी कुर्सी पर काबिज हो जाए, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। फिर ये कहना नहीं चाहिए कि तालिबान को मानते हैं किसी और को, उनको कहना चाहिए कुर्सी पर जो है हम उसको मानते हैं। और फिर क्या अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्टेटमेंट में तब्दीली, उस पर भी मैं आऊंगा। काटजू साहब, मैं उस पर आ रहा हूं सर। तालिबान को लेकर पलट गया संयुक्त राष्ट्र, 10 दिन में ही तालिबान को लेकर बदला यूएन। काबुल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर नया बयान जारी किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने नए बयान से तालिबान का नाम हटाया।
भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गलती सार्वजनिक की। सैयद अकबरुद्दीन ने इस मसले को उठाया, लोगों की निगाह में लाया, उन्होंने उस हिस्से को हाईलाइट करके दिखाया कि तब्दीली, और आप जानते हैं कूटनीति में एक एक लफ्ज मायने रखता है, शब्दों में क्या कहा जा रहा है और लाइनों के बीच में क्या लिखा गया है, ये हर एक बात समझने की कोशिश होती है और इसी की काबिलियत जिसमें होती है वो कमाल माना जाता है। अब देखिए जरा, ये डेट टाइम तो आप देख रहे हैं, 5 घंटे 30 मिनट और 27 सेकंड बचे हुए हैं। लगातार ये 31 की तरफ भागते हुए जो कांटे हैं ये लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब देखिए संयुक्त राष्ट्र को लेकर, तालिबान को लेकर कबूलनामा क्या है उसका, और खास तौर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता भारत के पास होते हुए अगर यह तब्दीली आई है तो यह इशारा क्या है। जरा देखिए, यहां 16 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस का बयान क्या था। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस स्टेटमेंट ऑन अफगानिस्तान, नीदर द तालिबान नॉर एनी अदर अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल शुड सपोर्ट टेररिस्ट्स ऑपरेटिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री। ये कैटेगोरिकली लिखा गया है, तालिबान एंड एनी अदर टेररिस्ट ग्रुप। अब आप देखिए, ये 16 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस में बयान, न तालिबान को, न किसी अफगानी समूह को, और ना ही किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश के अंदर मौजूद आतंकियों को सहयोग करना चाहिए। अब देखिए तब्दीली, देखिए जरा। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस स्टेटमेंट ऑन टेररिस्ट अटैक्स नियर काबुल एयरपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट को लेकर यह बयान जारी किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल, अब यहां पर तालिबान गायब है। अब एनी अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल शुड सपोर्ट टेररिस्ट्स ऑपरेटिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री। तो मतलब जहां नीदर तालिबान वहां दिखाया, नीदर द तालिबान और एनी अदर अफगान ग्रुप, यहां से वो हट गया है और अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल आ गया। मतलब यह है कि किसी अफगानी समूह को किसी देश में आतंक फैला रहे आतंकियों का सहयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन तालिबान इससे गायब है। क्या एक ये बड़ी तब्दीली है या ये हो गया है, असल में मंतव्य वही है, ये समझने की बात है। लेकिन अब आप एक और अहम पहलू समझिए, विश्वासघात का पहलू। ऐसा तालिबान कैसे कबूल हो सकता है? जरा ये देखिए, विश्वास और घात, ये दोनों ही आप साथ में देख रहे हैं। हर विदेशी की मदद करने का भरोसा, और इधर घात क्या, यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करने वालों की हत्या की गई, और इसकी गवाही योगेश भी दे रहे हैं कि कैसे एट्रॉसिटी हुई उनके ऊपर। भारत को प्रोजेक्ट पर काम की आजादी रहेगी, ये भरोसा, और इधर इस्लाम राज फैलाने की हमेशा बात, और साथ में कई जगह ऐसे जहां भारत ने वहां कंस्ट्रक्शंस के काम किए, उनको उड़ा दिया गया और बाद में कहा गया ये तो क्रॉस फायर में फंस गई जगह हैं और यहां पर बम बारूद दोनों तरफ का गिर गया, हमारी कोई मंशा नहीं थी। विश्वास, किसी देश के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे आतंकवादियों की तरफ से। घात, पाकिस्तान तुर्की के साथ हाथ मिलाकर नई साजिशें बुनने की खबरें हर दिन आम हो रही हैं। महिला एंकर के सामने प्रवक्ता को भेजा, यह भरोसा कायम करने की कोशिश थी, लेकिन महिलाओं के काम करने के खिलाफ रहा। और उस दौरान भी जबकि वो महिला गई और इंटरव्यू ले रही थी, और जैसे ही उसने कहा कि आप क्या महिलाओं के संदर्भ में, उनकी फ्रीडम के संदर्भ में सोच रहे हैं काम करेंगे, वैसे ही एक हास्यास्पद माहौल बनाया गया, हंसी उड़ाई गई। विश्वास, आम माफी देकर साथ काम करने का न्योता दिया गया, लेकिन अफगान की सेना की लगातार हत्या की गई। जिन लोगों ने भी अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है या उनको सुविधा पहुंचाई है या उनको किसी भी तरीके से सहायता की है, उनको चुना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आम माफी जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। घात, पंजशीर से हम शांति चाहते हैं कहा जा रहा है, हम उनको ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे, अफगानिस्तान के हर एक स्टेक होल्डर को हम साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, अमरुल्लाह सालेह को दुश्मन माना जाता है और यह कहा जा रहा है कि दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम पंजशीर में भी झंडा लहरा देंगे। अगर इतने विश्वासों पर इतने घात लगातार चल रहे हैं या किए गए हैं, तो आने वाले दिनों में आप कहे हुए पर यकीन कैसे करेंगे, इस पर मैं जाऊं उससे पहले विवेक काटजू जी से समझ लेता हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट में ये जो तब्दीली है वो डेलिबरेट है या यूं ही हो गई है सर? नहीं, डेलिबरेट है। हर एक शब्द को वहां लिखा जाता है। और ये प्रेस स्टेटमेंट जो है, ये 15 मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, और इस महीने की सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत हम कर रहे थे, तो यानी हमें भी, भारत सरकार को भी ये कबूल की। अब इसके पीछे हकीकत क्या? देखिए दिनेश जी, चाहे कुछ भी हो, दुनिया अंत में
जो जीत जाता है सत्ता उसको मान ली। आपने ये बताया जो दोहरापन है तालिबान की नीतियों में, अभी कहना कुछ कहना कुछ और करना कुछ, वो सब ठीक है, लेकिन दुनिया की वास्तविकता से हम दूर नहीं जा सकते। दुनिया की यही वास्तविकता है, आज ही से नहीं, सदियों से रही। इसको कबूल करना। और हाँ, दुनिया अब एक मांग जरूर करेगी तालिबान से कि 1990 का दशक फिर नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई मिनिमम स्टैंडर्ड उनको बनाना पड़ेगा, जैसे और इस्लामी देशों में है। अभी सऊदी अरेबिया में चंद महीनों पहले तक तो औरतों को इजाजत नहीं थी कि वो गाड़ी चला सके, मोटर कार चला सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की वास्तविकता यह है कि तालिबान जीत गए। विवेक सर, और वो उसको, विवेक सर, एक बात मेरे जहन में ये भी आ रही है, कर रहा हूं मैं तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा हूं। राइट, आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। नहीं, मैंने कहा नहीं सर, आपको तो मैंने कहा ही नहीं हिमायत। मैं आपको एक बात ये समझना चाहता हूं सर कि क्या तालिबान को जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, अगर वो कभी वायलेट हुए या वायलेट होते देखे गए, तो खास तौर से मैं ये शशांक सर से समझना चाहता हूं कि क्या ISIS-K पर ठीकरा फोड़कर इससे खुद को अलग बता लेगा वो? नहीं, देखिए, जब तालिबान के ही अपने कई सारे ग्रुप्स हैं और उनमें से कई लोगों को आपस में ISIS-K के साथ में भी संबंध होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। जितने भी ISIS-K के लोग पकड़े गए हैं वो अधिकतर पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इसी तरीके से तालिबान के साथ में भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो है कई तरह के गुटों के उनके साथ में आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहचान करना बड़ा मुश्किल रहेगा। आपने पहले भी देखा होगा कि तालिबान ने भी हमेशा यही कहा है कि हम तो भाई लोग हैं, हमारे भाइयों में कैसे किस तरीके का वो अंतर किया जा सकता है। तो कुछ लोग जो है उनके खिलाफ हो गए हैं इस समय, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट्स किए हैं। राइट, एक अहम खबर बता दूं सर, आपके पास लौटता हूं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कैसे अंतर किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा कि यहां जो हो गया वो तालिबान ने किया है या एक्चुअली ISIS-K ने किया है, और तालिबान और ISIS-K में कहीं कोई इंटरलिंकिंग नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से खुश है पाकिस्तान ने खुशी में अमेरिका को धमकी तक दे डाली है। पाकिस्तान के NSA ने पूछा है क्या फिर से 9/11 चाहता है अमेरिका? तालिबान को मान्यता न देना दुनिया के लिए खतरनाक है, पाकिस्तान के NSA का कहना है। अब ये क्या है, ये जरा सिद्दीक साहब ही बता सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज करूं, आपने बहुत कम मुझे वक्त दे रहे हैं कि दुनिया तब्दील हो गई है, जैसा कि आपने खुद सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट पॉइंट आउट किया है। इसी तरह से मैं ये अर्ज करूं, मैंने कहा था कि तर्जुमान जो है अपना तालिबान तब्दील हो गए हैं, तजुर्बे से सीखा है उन्होंने। और तीसरी बात मैं ये करूं कि मैं उनका स्पोक्समैन नहीं, मैंने ये कहा। एक बात और मैं क्लियर करूं, जो मेरे एक दोस्त ने यहाँ बात की कि जी वो ओपीएम जो है, अफयून, वो सस्ती हो गई थी। तो फिर इसका ये मतलब है कि जब तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई और अफगान हुकूमत जो है उसकी 6 to 7 बिलियन डॉलर ये जो ड्रग्स की इकानमी बनी थी, उस वक्त ओपीएम जो है वो बढ़ गई थी जब ये अमेरिका और बाकी सारी फोर्सेज वहाँ पहुँच गई और वो हुकूमत हामिद करज़ई और करज़इयों की हुकूमत थी, तो महंगी हो गई थी। देखिए, ऐसी बातें न करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान की वहाँ जो हुकूमत है वो इस रीजन के लिए, बहुत संक्षेप में विवेक काटजू सर, सुने, वो पड़ोसियों के लिए आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी विवेक सर को ले रहा हूं। विवेक सर, अगले 10 सेकंड में प्लीज। नहीं, ये तो एक हामिद करज़ई और गनी की सरकार की कमजोरी थी कि अफीम खेती पर रोक नहीं लगाई, लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं कि उस खेती को प्रोत्साहन तालिबान ने दिया, और तालिबान के पीछे जो लोग हैं, मेरा इशारा आप समझ लीजिए, ठीक है, उन्होंने भी उस खेती को, बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का सर, आप सभी ने वक्त निकाला, मेरे साथ चर्चा में जुड़े और कई एस्पेक्ट्स आपने बताए, एनालिसिस दिया, और निश्चित रूप से ये बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है अफगानिस्तान में। क्या डेडलाइन के बाद लोगों को वहां से निकाला जाना मुमकिन होगा? क्या सबकी वहां से सबका इवैक्यूएशन मुमकिन होगा? तेरे वादे पर जिए ये जान, अगर तूने ये जाना तो छूट जाना, कि खुशी से मर ही ना जाते अगर एतबार होता। अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।